स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। तो क्या होगा, पानी गिरेगा तो सीधा बह के चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। और क्या क्या करेगा, और क्या क्या करेगा, ये बह के चला जाएगा। और क्या करेगा, पेड़ पौधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, गिरा पानी, क्या करेगा, मृदा, हाँ मतलब भूस्खलन को पूरा मतलब धरती को काट देगा और बहा के लेके जाएगा। काय में लाएगा, नाले में लाएगा, नाले से कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा। अब ये देखिए, ये जो कढ़ान नदी तो थोड़ा बड़ी नदी है, मैं जहाँ पर रहता था वहाँ छोटी नदी, और भी ऐसे बहुत सारे गाँव में छोटी छोटी नदी देखते हैं, है ना। तो दोह जानते हो आप लोग क्या होता है, दोह
सब लोग जानते हो, अभी ये लड़के लोग तो जानते हो। डोह किसको बोलते हैं? जहाँ पानी ज़्यादा रहता है। डोह देखो, अब आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा उधर जंगल तरफ नहीं जाते होंगे, ये लोग जाते हैं। डोह किसको बोलते हैं? जहाँ पर ज़्यादा पानी जमा होता है ना। तो नदियों में रहते हैं, या जो खनाल में भी जहाँ ज़्यादा पानी जमा है उसको डोह कहते हैं। छोटी छोटी नदियों में जहाँ डोह होते हैं वहाँ उसका बड़ा महत्व रहता है। क्यों महत्व रहता है? उनमें ज़्यादा दिन तक पानी रहता है, उसमें मवेशी ज़्यादा दिन तक पानी पीती है ना। जंगली जानवर भी ज़्यादा दिन तक पानी पीते हैं। और उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल कहाँ है कि हम लोग जो है हमारे गांव में स्विमिंग पूल नहीं होते, वो तैरना वहीं सीखते हैं और तैरते भी और नहाते भी वहीं, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे मिट्टी जो बह के आ रही है, मिट्टी ज़्यादा नदी में जा रही है, नदियाँ उथली हो रही है, इस तरह से वो डोह भी होते चले जा रहे हैं। उनमें कम दिनों तक पानी रहता है, उनमें हमारे तैरने के डोह खत्म होते चले जा रहे हैं। तो एक तो क्या क्या नुकसान हुए? धरती अगर मान लो भूक्षरण होता है तो क्या होगा कि वहाँ की उपजाऊ मिट्टी सारी खत्म हो जाएगी, पेड़ पौधे वहाँ से निकलेंगे नहीं, है ना। फर्टिलिटी वहाँ की उपजाऊ शक्ति समाप्त, पूरी मिट्टी बह के नीचे, ठीक है, बंजर हो जाएगी ज़मीन। और इधर जाके क्या करेगी? हमारे नदी नालों को भी उथली करेगी। नदी नाले उथले होंगे तो डोह खत्म हो जाएंगे, और ज़्यादा मतलब उथली होगी नदी तो क्या होगा कि जब थोड़ी सी बाढ़ आएगी तो पानी नदी का फैल जाएगा ऊपर, क्यों गहरी नहीं रहेगी ना। तो अभी मैडम ने बताया ना कि गहरी रखना, नदी को गहरी रखना, इसके लिए वो हमारा जो टाइगर जो है बहुत मददगार है, ठीक है ना। तो नदी गहरी होनी चाहिए, जहाँ ज़्यादा दिनों तक पानी रहे उतरी रहेगी तो ज़रा सा भी बाढ़ आएगी तो सब ऊपर पानी। यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं होता है हमारे यहाँ, लेकिन जैसे बिहार है, यूपी है, उनमें तो ये कारण वही है। कारण जो हमारी गंगा जी का पानी, जमुना जी का पानी जो बाहर फैलता है वो उथली हो गई। और क्यों उथली हुई? तो उसमें सब मिट्टी रह गया, ठीक है ना, समझ गए ना। डंडे पड़ेंगे, कौन देगा? भगवान। तो इतना जंगल बचाना है, आपको अपना जंगल बनाना है और बचाना है, ठीक है। सभी अभी बनाएंगे तो आप लोग कुछ कुछ पेड़ पौधे ले जाने के लिए कुछ छोटे छोटे से, बहुत सारे पत्ते नुकसान नहीं करना, छोटे छोटे से सुंदर पत्तों की एक एक स्टिक तोड़ लेंगे, ठीक है, डंगारे तोड़ेंगे। बहुत बड़ा बड़ा नहीं करना, वेस्टेज नहीं करना। कोई भी पत्तियाँ ज़बरदस्ती बिना किसी यूज़ के नहीं तोड़ना है। सभी के में जीवन है, सभी पेड़ पौधों में जीवन है। बिना ज़बरदस्ती, बिना किसी यूज़ के आपको पेड़ पौधों पत्तियों को तोड़ने से बचना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ज़बरदस्ती किसी को क्यों मार देना? उनका जीवन है ना, तो उनको नहीं मारना है। कीड़ पतंगों को भी नहीं मारना है, ठीक है। मैं हर बार आपको वहीं से बता रहा हूँ कि दुनिया में जितने जीवन चलते हैं, जीवन का क्या मतलब? पूरी जिंदगी, तो जिंदगी में कौन किसका किसका आता है? वनस्पतियों का भी आता है और जो जंतुओं का, तो उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का योगदान, मतलब एक नहीं है। तो अभी बताया मैडम ने कि आप अगर टाइगर नहीं है तो क्या होगा कि गिरन बढ़ जाएगा और बहुत सारे जो शाकाहारी प्राणी वो बढ़ जाएंगे और फिर कहीं पर भी गदर मच जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अब कोई बताएगा इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन जानता है? यह नाम सुना है क्या? अरे है ना, उसको भी क्या गोली मार और पारिस्थितिकी तंत्र को भी, है ना। वैसे क्या है, ये कठिन शब्दों का मैं यूज नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी तंत्र हमारे मतलब जो बोलने से ही हमको पता लगता है कि क्या पारिस्थितिकी मतलब परिस्थिति के अनुसार चलने वाला कौन बात कर रहा है? परिस्थिति के अनुसार चलने वाला तंत्र, है ना। अब जब यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ पर जो चलेगा तंत्र, है ना, वो मतलब यहाँ का परिस्थिति की तंत्र होगा। तो मैडम ने एक बार आपको बता चुकी है कि थल में अलग चलता है, अलग प्रकार से चलता है, जल में अलग प्रकार से चलता है, वायुमंडल में अलग प्रकार से, ठीक है। ये तंत्र जो है, तो कुल मिला के इसका क्या मतलब हुआ कि थल में अलग प्रकार से जीवन चक्र चलता है,
जल में अलग प्रकार से जीवन चक्र चलता है और प्रकाश में अलग वायुमंडल प्रकार में अलग प्रकार से। ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, आप लोगों से पहले पूछा था मैं पत्तियाँ सड़ती है तो मालूम है आपको। ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं कि पत्तियाँ हैं, ये घास घास दिख रही है, या वहाँ पर ये पेड़ पौधे, ये इधर सब पूरे पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे घास वगैरह मिट्टी है। ये क्या हो गया, ये पर्यावरण हो गया उसके आसपास का, मिट्टी है नीचे, पानी है नीचे। तो घास वो बच्चे बनाए सामने आओ, चल सामने आओ, दूसरों को भी चलने देते, चल सामने आओ, तो देखें चलिए सब। तो क्या है देखिए आप लोग, थल में अलग चलता है, जल में अलग, आकाश में। मैं ये बता रहा था आपको, ये घास है, ये पेड़ पौधे हैं, ये है ना, ये मिट्टी है। तो ये घास और पेड़ पौधे क्या करते हैं, हरे हैं, हरे हैं, ये क्लोरोफिल है इसमें, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग अपना भोजन या कोई भी जीव जंतु अपना भोजन नहीं बनाता। जो वनस्पति होती है वो अपना भोजन बनाती है। ये भोजन कैसे बनाती है, पर्यावरण या वायुमंडल से उन्होंने क्या लिया, प्रकाश, वहाँ से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्लोरोफिल तो उनके पास में है, नीचे से क्या लिया उन्होंने, पोषक तत्व जल, है ना, फिर उसके बाद में उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और भोजन बनाया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये निर्जीव ही नहीं, मिट्टी निर्जीव है, ठीक है, जल निर्जीव है, और बाकी ये वायुमंडल से दिया है। तो ये वायुमंडल या पर्यावरण, वायुमंडल नहीं कहेंगे, पर्यावरण, आसपास का पर्यावरण, पर्यावरण और निर्जीव, निर्जीव कौन हुआ, मिट्टी, और सजीव कौन हुआ, पेड़ पौधे। तो ये और फिर और सजीव कौन हुए, सारे जीव जंतु, है ना। तो ये सब मिलके जो है स्थान विशेष पे, मतलब कहीं पर किसी भी स्थान पे जो अपना जीवन चक्र चलाते हैं ना, और जो गतिविधियाँ चलाते हैं, वही तो जीवन चक्र कहलाएगा कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये घास हुई, ये पेड़ पौधे हैं, दिख रहा ना आपको, इसको कौन खाएगा, इनको यहाँ पर घास है, किसको खाएगा, कौन खाएगा, हिरण वगैरह छोटे मोटे जीव जंतु जो भी जो खाते हैं शाकाहारी को खाएंगे। और हिरण जो है, हिरण को कौन खाएगा, लेकिन क्या है, देखिए ये तो सीधा सीधा होगा, शेर, हिरण, शेर। और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु है जो शाकाहारी है, वो खाएंगे। खरगोश भी खाता है ना। और फिर जाकर कौन खाता है, खरगोश को कौन खाता है, कुत्ते खाते, जंगल में कुत्ते नहीं होते, खरगोश को कौन खाता है, जंगल में कौन खा सकते हैं, यार जो पकड़ लेता है वो खाता है, जो मांसाहारी होता है ना, तो वो जो पकड़ लेते, तेंदुआ पकड़ लेगा, लोमड़ी हुआ, लकड़बग्गा जो भी हुआ, तो उसको खा लेगा। किसको, तो ये क्या होगा लास्ट में, आवाज में बिल्कुल ध्यान सुनो, ये क्या कहलाएंगे, उत्पादक, जो उत्पादक कहलाएंगे ना, पेड़ पौधे ये उत्पादक कहलाएंगे, क्योंकि ये उत्पादन करते हैं, है ना। फल कौन खाएगा, बहुत सारे बंदर है, ये सब खाते हैं, है ना। अब बंदर को अगर मान लो किसी ने नहीं खाया तो उसका क्या होगा, ये सही बात है कि बढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा तो अंत में क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, गदर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो मर जाएंगे, मर जाएंगे तो कहाँ, सड़के कहाँ जाएंगे, मिट्टी में। शेर को शिकारी नहीं मान, शिकारी तो प्रतिबंधित है। शेर बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो क्या होगा, मरेगा। और मरने के बाद क्या होगा, उसका मिट्टी में जाएगा, सड़ने के बाद मिट्टी में जाएगा। और सड़ाएगा कौन उसको, सड़ाएगा कौन उसको, ठीक है, वो महत्वपूर्ण। फिर वो मिट्टी में गया, तो मिट्टी से फिर क्या हुआ, फिर घास ने, फिर वनस्पतियों ने फिर बनाया भोजन, फिर खाया, तो ये चक्र यहाँ चला, है ना। तो देखिए फल में भी जो है, फल में भी जो जीवन चक्र है ना, या खाद्य श्रृंखला, अब इसको अपन खाद्य श्रृंखलाओं का मिलकर मैंने बताया ना कि जाल है ना, खाद्य जाल,
जो बनता है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखला है, जैसे इधर से 3-4 जैसे खरगोश हुआ या हिरन हुआ, चीतल हुआ, ये तीन हो गए नहीं, इधर से तीन चली खाद्य श्रृंखला है, लेकिन फिर उसको अंत में कौन खा रहा है, या तेंदुआ या टाइगर खा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो थल में जंगल की जो खाद्य श्रृंखला है, इकोसिस्टम है, वो अलग चलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, शेर नहीं है, टाइगर। शेर और बाघ में क्या अंतर है, जल्दी बताओ। शेर का मतलब सिंह होता है, सिंह का मतलब लायन होता है। शेर से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। बाघ और टाइगर, बाघ जहाँ जो हमारे यहाँ पट्टे वाला जो होता है ना, बाघ शेर के बाल होते हैं और टाइगर के शेर के बाल, शेर के बाल नहीं होते हैं, वो भूरा होता है, उसको पट्टे नहीं होते हैं, और उसमें नर में जो है गबड़ा होता है, बब्बर बोलते हो, ठीक। तो हाँ, ठीक। तो कहाँ थे अपन, गया वो मिट्टी में, फिर अब यहाँ की बगीचे में कैसे चलेगा, इकोसिस्टम कैसे चलेगा, वहाँ खाद्य श्रृंखला कैसे चलेगी। हमारे बगीचे में पेड़ पौधे हम लगाएंगे, उगाएंगे, उसमें लगेंगे, तितली आएगी, कीट आएंगे, उनको कौन खाएगा, चिड़िया खाएगी। चिड़िया को जो खाना है वाला वो खाएगा, लेकिन सब मरेंगे तो नीचे आएंगे, पेड़ पौधे भी मरेंगे तो फिर वो सब मिट्टी में, फिर वही चले, है ना। फसल जहाँ पर हम बोते हैं वहाँ का भी ऐसे ही चक्र चलेगा, ठीक है। रेगिस्तान हल में है, वहाँ का देखिए, जहाँ पर बहुत अच्छा इकोसिस्टम, यहाँ जहाँ की फूड चेन बहुत अच्छी चलती है, वहाँ पर जीवन बहुत ही आनंददायक होता है, ठीक है ना। अब चले जाओ आप रेगिस्तान में, तो वहाँ पर कितना आनंद है, धूप से आप लोग जो है परेशान हो जाओगे, है ना। तो वहाँ पर वहाँ का कोई जीवन नहीं है। वहाँ पर ये जो आपके जो क्या कहते हैं अपन, सड़ाने वाले जो होते हैं ना, कवक वगैरह, ये भी बहुत कम स्थानों पर मिलेंगे। वहाँ पर आप सड़ता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, वहाँ जो उतने जानवर होते भी नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपके बर्फीले स्थानों पर, वहाँ पर अलग चलता है। वहाँ पर टॉप पर कौन होगा, वहाँ पर वो क्या स्नो लेपर्ड, तेंदुआ होता है ना वहाँ पर, या भालू भी होता है। नहीं रहता वहाँ पर, वो तो आर्कटिक और दक्षिण सागर जहाँ पर ठंडे। चलो ठीक है। तो ठंडा समुद्र होता है ना, वहाँ पर ठंडा, तो क्या हुआ, बर्फीले स्थान का वहाँ पर ऊपर टॉप पे कौन गया, इसका अब मैं टॉप पे ही बता रहा हूँ मैं, तो लेकिन नीचे फिर वहाँ वनस्पति वगैरह होती है। ये हो गया कहाँ का, थल का। और जहाँ पर जैसा जहाँ पर जिस जमीन पे जैसा वहाँ पर वहाँ की परिस्थिति होगी ना, वैसे ही चलेगा वो, वैसे ही वो खाद्य श्रृंखला वैसे चलेगी। अच्छा, इसके बाद अपन समुद्र जल में चलेगा। तो जल में कैसा चलेगा, वहाँ पर भी बहुत सारे अंदर में, समुद्र के अंदर बहुत सारे वनस्पतियाँ रहती हैं, है ना, उनको खाती है। बहुत सारे जो जीव रहते हैं, अपने जलीय जीव रहते हैं। उसके बाद मछली और मछली, फिर बड़ी मछली, फिर उससे बहुत बड़ी मछली, है ना। तो बड़ी मछली वहाँ पर टॉप पे कौन आएगा, मतलब सबसे बड़ी मछली है ना, वो वहाँ पर, और वो भरेगी तो फिर नीचे जाएगी, तो वहाँ का चक्र वो चलता है। खाद्य श्रृंखला ऐसी चलती है। फिर उसके बाद नदी का थोड़ा सा अलग, है ना, नदी में थोड़ा सा अलग चलेगा। बेल किसको खाती है? हाँ? मछलियों को। बेल शाकाहारी है ना। छोटी मछलियों को कौन खाएगा? सबसे बड़ा शाकाहारी कौन होता है समुद्र में? वेल क्या होती है, शाकाहारी होती है। उसमें शार्क जो सबसे बड़ी मछली होती है ना, वो सबसे टॉप पे है। वो भी वेल को भी खा जाती है शार्क। सबसे टॉप पे शार्क होता है, ठीक। तो वो फिर जाएगा, वो मिट्टी में मिलेगा। नदियों में थोड़ा सा क्या है, कोई छोटी मछली और छोटे मेंढा करेंगे जो भी है, वो फिर बड़े वाली मछलियाँ खाएंगे, वो फिर सबसे बड़ी मछली खाती। टॉप पे वहाँ पर कौन चला गया, और फिर पक्षी भी जाते हैं वहाँ पर, क्या कछुए भी होते हैं, कछुए बहुत सारे, कछुए भी होते हैं। बड़े बड़े कछुए होते हैं। सबसे बड़ा कछुआ मेडागास्कर कछुआ होता है। तो ये सब खाते हैं ऊपर टॉप पे, मतलब जो है ना, जैसे यहाँ पर हुआ तो कुछ पक्षी हो जाते हैं, तो पक्षी खाते हैं ना यहाँ पर नदियों में। तो नदी का अलग चलता है ना। तालाब में थोड़ा सा अलग होगा, बड़े बड़े मतलब जो डैम है वहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा। तो सब जगह का सिस्टम जो है ना ये चलता है। अब देखिए, तो इको सिस्टम जहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमको बड़ा अच्छा लग रहा है,
है ना। ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा जमा ले और यहीं पर बैठ जाए, लग रहा है ना। कुछ ऐसी कुर्सियाँ आसानी से आराम से बैठे रहे यहाँ पर, कोई काम नहीं होना चाहिए लेकिन, है ना। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है ना, क्यों लग रहा है, बताइए क्यों लग रहा है। शांति, हरियाली दिख रही है ना। और हम तो कहीं से कोई गंध या दुर्गंध वगैरह कुछ नहीं आ रही ना। तो क्यों, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और है सबसे महत्वपूर्ण, जैव विविधता समझते हैं आप लोग। जैव विविधता क्या होती है, मतलब स्थान विशेष पर जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या वनस्पति पाई जाती है वो उस स्थान की जैव विविधता। हमारे जिले में सबसे अच्छी जैव विविधता कहाँ है, पातालकोट में, है ना। वहाँ पर अच्छा, वो भी इसलिए है कि हम वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाते उस जगह, मवेशी नहीं जाते, है ना। तो यहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी है। तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, जो खाद्य श्रृंखला है वो बहुत अच्छी है। टाइगर तो खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की क्या बोले, स्थान विशेष में। अब जैसे यहाँ पर है तो बहुत अच्छे जीव जंतु और बहुत अच्छी मतलब वनस्पति है, तो यहाँ का इकोसिस्टम अच्छा चल रहा है। तो अब देख लीजिए आप, जैव विविधता समझे कि नहीं समझे, बताइए आप। सब समझ गए ना, जहाँ स्थान विशेष पे कहीं पर, अब जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, वहाँ पर कोई जैव विविधता नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, है ना। तो लेकिन यहाँ पर अच्छी पाई जा रही है। तो जहाँ पर अच्छी जैव विविधता या मजबूत जैव विविधता या घनी जैव विविधता पाई जाएगी, वहाँ का इकोसिस्टम या वहाँ का जीवन चक्र बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है ना। विविधता का मतलब जीवन में विभिन्नता, बहुत सारे तरह के जीवन, मानव जीवन, है ना, अंकी लोगों का, बंदरों का जीवन, ठीक है। इसके अलावा जितने भी वनस्पति हैं, अलग अलग तरह की वनस्पति, अलग अलग तरह की, मतलब कैसे बोलोगे, अलग अलग वनस्पति सब हरी हरी है, अलग अलग कैसे, अलग अलग क्या प्रजाति, वर्ड सीख लेना नहीं, समझना है अंदर में। अलग अलग प्रजाति, कौन सी प्रजातियाँ हैं वनस्पतियों की, कोई साल है, कोई खमेर है, कोई सागौन है, ये सब प्रजाति है। कोई गन्ना है, कोई भुट्टा है, ये सब प्रजाति हैं। कोई चावल है, कोई दाल है, ये सब प्रजातियाँ हैं, ठीक है। जैसे हमारी जाति है ना, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, वैसे ही इनमें सब में क्या है, प्रजातियाँ हैं। जिसमें वनस्पतियों में जीव जंतुओं की भी बहुत सारी प्रजातियाँ, कोई खरगोश है, कोई नेवला है, सब खरगोश तो नहीं है, सब शेर है क्या, नहीं, सब अलग अलग प्रजाति। जितनी ज़्यादा जीवन की विभिन्नता उतना अच्छा इकोसिस्टम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा तरह का जीवन मिलेगा, वो इकोसिस्टम क्या होगा, उतना ही संपन्न माना जाएगा, ठीक है, और वो उतना स्वस्थ माना जाएगा। समझ गए। रविंद्र है क्या, रविंद्र जी, रविंद्र है ये इधर थोड़ा सा इधर बताओ, खैर वहीं से बताओ। देखिए अब जो है, सुनो बात नहीं करो आप लोग। आपने मतलब अभी कुछ खास शब्द जो अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो है, जो कई सम्मेलन में गए थे, कहीं गए थे, या मतलब अक्सर कर इनका जिक्र निकलता है। क्यों जिक्र निकलता है कि हमारा जलवायु परिवर्तन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और सभी जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो देखिए, एक मतलब हमको जीवन के लिए कुछ मुहिम चलानी पड़ेगी कि अच्छा जीवन हमारा हो, है ना। तो उसको क्या अभी मतलब एक नाम दिया गया है, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ इसलिए है कि हम जीवन अच्छे से जिए, है ना, वो मिशन लाइफ। तो उसकी तरफ आगे बढ़ना। अब मिशन लाइफ कैसे होगा, कि लोगों को भी बताना पड़ेगा, जैसे हम आप लोगों को बता दें इसको मत काटो, इसको मत काटो, और ऐसा करो वैसा करो। तो मिशन लाइफ का ही मतलब यही मतलब है ना, कि मुहिम चलाना है अच्छे जीवन जीने के लिए, ठीक। दूसरा एक और आया, वो प्लैनेट पीपल यानी क्या हुआ, लोग, प्लैनेट यानी क्या हुआ, वो यानी
उसके साथ चलने वाले, यानी उसके लिए अच्छे। प्रो यानी मतलब ग्रह क्या है हमारा, पृथ्वी। तो ऐसे लोग बनाना है हमको जो हमारे उसके पृथ्वी के साथ चले। तो पृथ्वी के साथ चलने वाले मतलब कभी पृथ्वी को तो बर्बाद तो करेंगे नहीं, है ना। ऐसे लोग बनाना है। ये दो बातें आई, है ना। और फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल मैडम ने बताया था। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल मतलब चिरस्थायी जीवन शैली। चिरस्थायी जीवन शैली जो लंबी चले, ऐसी जीवन शैली। तो लंबी जब कब चलेगी, अब मान लीजिए अपन ने सब झाड़ काट दिए, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, बन जाएगा रेगिस्तान। फिर क्या होगा, वो संवहनी मतलब जो है ना, लंबी तभी चलेगी जब संवहनी होगी। हाँ, मतलब चिरस्थायी है ना कि जो स्थायी हमेशा के स्थायी हो और अनवरत चले, ठीक है ना। पूरी मैंने हमेशा चलती रहे, अमर हो जाए, अमर हो, ऐसी जीवन शैली। तो ऐसी जीवन शैली जो मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सस्टेनेबल वही कहलाएगी, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जीवन जीना। तो अभी मैंने सब आपको बताया कि हमारे लिए तो सब, हमारे लिए फंजाई आवश्यक है, हमारे लिए पत्ती आवश्यक है, हमारे लिए झाड़ आवश्यक है, घास आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक है, सब कुछ जो हमारा जीवन चल रहा है सबका। तो निश्चित रूप से हम किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अगर जीवन जिएंगे तो इसको, ये हमारा जीवन जो है ना, ये चलता ही रहेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा। अगर हमने कहीं किसी को नुकसान पहुंचाया और ऐसे जीने की कोशिश की, हम लोग अगर इसमें लालच में आए या अतिक्रमण किए, जंगल काटा या किसी और कारण से जंगल काटा, तो निश्चित रूप से हमारी ये जो सस्टेनेबल जीवन शैली है, इसको हम मतलब खो देंगे। और ये हमने खो चुके हैं, वैसे खो चुके हैं हम, लेकिन हमको फिर से इसी पर आना है, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो बात समझ गए ना, क्योंकि आप लोग सब अच्छे से इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझ चुके हैं, है ना। इसलिए ये जो अभी मैंने जो बताया आपको, जैसे कि प्रो प्लैनेट पीपल, यानी हमको ग्रह के साथ चलना है, पृथ्वी के साथ चलना है, ऐसे पीपल जो उसके साथ चले और उसके लिए अच्छे भी हो, पृथ्वी के लिए, है ना। दूसरा क्या बताया मैंने, एक पहले बताया मिशन लाइफ, यानी लाइफ के लिए, यानी जीवन के लिए मुहिम, यानी अच्छे जीवन के लिए, खराब जीवन के लिए मुहिम चलाएंगे, है ना। तो अच्छे जीवन के लिए मुहिम। और ये तीसरा सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। तो ये हमको मतलब इसको ही लेके सब आगे बढ़ना है आने वाले समय में, तो तब जाके हमारा जीवन आने वाले समय में कुछ आनंद में होगा, अन्यथा हम लोग पतन की ओर तो जा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं वापस। कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि सिर्फ हम क्या रहें, स्वस्थ रहें, है ना। हम अपने स्वस्थ होने के लिए क्या करते हैं, खूब सारे फल फ्रूट खाएंगे, तरह तरह की दवाइयाँ खाएंगे, ऐसा करते हैं ना। हम जितने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे उतने ताकतवर रहेंगे, उतने लंबे समय तक जिएंगे। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारा जंगल, हमारे पेड़ पौधे, हमारी मिट्टी और हमारे चट्टान, हमारी नदियाँ स्वस्थ हैं कि नहीं, है ना। लेकिन जब तक हमारी नदी, जब तक हमारा ये मिट्टी स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। ये बात हम मूर्ख मानव नहीं समझते, ठीक है। कैसे नहीं समझते, इसका एग्जाम्पल अब हमें दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिकों ने खोज की हुई है, जिससे ये हमको समझ में आ रहा है कि जब तक हम अपनी मृदा को संपन्न नहीं बनाएंगे, तो हम फर्टाइल डालेंगे, खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, उससे वो संपन्न हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। आप जितना उसमें खाद डालोगे, वो क्या होगी, वो मृदा उतनी ही खराब होगी। तो जंगल मृदा को पोषित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमको पोषित करने के लिए हमको छाया देनी चाहिए, वैसे मृदा को पोषित करने के लिए जंगल बहुत ज़रूरी है। आज से कम 5000 साल पहले जब इस मृदा में लगा हुआ एक सेब का पेड़ एक सेब खाते थे, तो क्या हो जाता था, पूरी मानव जाति उत्पन्न हो गई उससे, है ना। एक सेब खाया और पूरी मानव जाति आई। वो सेब इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस था, मतलब कि इतना ज़्यादा पोषित था। लेकिन अब हम वो एक क्या 10 सेब भी खा लें, क्या हम जीवन बना सकते हैं? नहीं, हमको बहुत सारे और इतने सारे बोरे भर के सेब खाने पड़ेंगे। क्या क्या आपने क्या बताया, है, यानी वो क्या है, मेल है। तो
मैं आपको जो पूछने का मेरा उद्देश्य है कि मैं बता दूं आपको कि पशु पक्षियों में मेल वो उतना सुंदर नहीं, मेल ज़्यादा सुंदर होता है और फीमेल कम सुंदर होता है। बस शकल नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से वो कम सुंदर होता है। लेकिन मानव में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उसमें फीमेल सुंदर होता है और मेल उतना सुंदर नहीं होता, वो भी बस शकल नहीं होता, सुंदर। ठीक, अब देखिए, ऐसा आप सोचेंगे कि भाई ये क्या है, इधर ऐसा क्यों और इधर ऐसा क्यों, पशु पक्षियों के साथ ऐसा क्यों और मानव के साथ ऐसा क्यों, ये कैसा अन्याय है ना। लेकिन आपको बाद में जब हम बताएंगे ना इसका, या आप जब जानोगे तो ये लगेगा न्याय है ना। ऊपर वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, ठीक है ना। तो कोई बताएगा कि ये ऐसा क्यों है, दिमाग सोच के, उधर बात नहीं बताएगा कोई, सोच के नहीं बता पाएगा, नहीं। ठीक, देखिए जो मानव है ना, उसमें जो फीमेल होता है और मेल दोनों जो है अपनी अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम होते हैं, दोनों भी। लेकिन देखिए कि पशुओं में और पक्षियों में ऐसा नहीं होता, और पक्षियों में तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि तो उड़ते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी शिकारी ने या किसी मांसाहारी प्राणी ने उन पर हमला किया तो वो तो चले जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। सबको अपना अपना वंश बढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा। सबको अपना वंश बढ़ाना है, चाहे वनस्पति हो चाहे जंतु, तभी तो दुनिया चलेगी ना, है ना। तो पक्षियों को क्या रहता है कि पक्षी जब मादा हो या नर, दोनों एक ही तरह के हैं, उनकी सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है, कब मर जाए, लेकिन उनको वंश बढ़ाना है। तो इसलिए प्रकृति ने क्या किया कि नर को सुंदर बनाया, आकर्षित, जो उसकी तरफ आकर्षित हो, और मादा को जो है उन्होंने फीमेल को सुंदर इसलिए नहीं बनाया कि उसकी तरफ कोई भी मांसाहारी जीव या जंतु उसकी तरफ आकर्षित ना हो, ठीक है ना। तो वो वही अंडे देगा और अपने वंश को बढ़ाएगा, इसलिए जो है वो मादा को या फीमेल को उनने सुंदर नहीं बनाया। अगर वो मर जाएगी तो क्या होगा, वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये अंतर है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अगर कोई भी मांसाहारी प्राणी होता है ना, तो जो आकर्षक जीव होगा उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा, तो जो सुंदर होगा तो उसकी तरफ जाएगा वो ज़्यादा, तो वो मेल की तरफ ज़्यादा जाता है वो, और फीमेल ऐसे में बच जाए और वो अपना वंश को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं तरफ। काय का है, कौवा का है, कौवा से क्या, कौवा उसकी छाल जो है, छाल से उसका जो छाल का काढ़ा होता है ना, तो हाई बीपी में और हृदय की बीमारी में वो उसका छाल अर्जुनादिष्ट वगैरह आता है ना, वो बन के आता है कंपनी से, वैसे उसकी काढ़े को पीते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा मुझको इसके बारे में और पीना है तो वैद्य से बात है ना। ये उसके बगल में गाय का पेड़ है, उसका पेड़ वो भी उमर के बड़ा दिख रहा है, वो दिख नहीं पा रहा है। वो काय का पेड़ है, उमर का पेड़। ये बच्चियाँ इधर कहाँ खड़ी है, बहुत दूर है, इधर आया, इधर पीछे नहीं, पीछे नहीं देखा। क्लाइम ऑफ फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? क्लाइम ऑफ फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? कोई फूल था यार, कोई फूल शायद वही तो है, जंगल की आग। अच्छा, ये पलाश को बोलते हैं, पलाश बीटीएम और इधर